अक्सर लोग पहली गलती ये करते हैं, उसमें गलती करने का मतलब आप सीधे गेम से बाहर हैं। आपके ऐसे कई लोगों को परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच का फर्क नहीं पता। मुझे कुछ क्वेश्चंस को देखते ही दूर हो जाना है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में किसी भी तरह की गलती करने के चांसेस ही खत्म हो गए। आईआईटी एडवांस के 2 टॉपर के नाम बताइए। उम्मीद है कि आप कमेंट में लिख देंगे। आपको पहली लड़ाई इस बात की लड़नी है कि आप जेईई मेन से बाहर ना हो, कि जेईई मेन 2027 के अंदर आपके नंबर 220 से ज्यादा आ जाएं। अगर आप 220 से ज्यादा नंबर इस जेईई मेंस 2027 में लाना चाहते हैं तो बहुत ही फेमस लाइंस हैं, उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या लाइन है? लाइन है कि साहब, नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने से किनारे बदल जाते हैं, और अगर तुझे अपनी सृष्टि को बदलना है, और अगर तुझे अपनी सृष्टि को बदलना है बेटा, तो दृष्टि को बदल। अगर तुझे अपनी सृष्टि को बदलना है बेटा, तो दृष्टि को बदल। और जो तू चाहता है वो न तेरे सन्यास में है न तेरे वनवास में है। जो तू चाहता है वो न तेरे सन्यास में है न तेरे वनवास में है। अरे अंदर झांक के तो देख, वो सब बस तेरे विश्वास में है। तो भाई, सारी कहानी किसकी निकल के आएगी? विश्वास की कहानियां हैं। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई? वो सारी कहानियां किसकी हैं? विश्वास की कहानियां। तो आपको अंदर से यकीन करना पड़ता है पहले कि हाँ, मैं कुछ करना चाहता हूं। और जब आप कुछ करना चाहते हैं तब आप उसके लिए अपने सारे सामान को समझते हैं कि ये कहानी क्या है। अगर आप सच में इस कहानी को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जेईई मेन 2027 के अंदर आपके नंबर 220 से ज्यादा आ जाएं, तो चलिए साहब, कुछ आंकड़ों से बात करते हैं, कुछ विश्वास की बातें करते हैं, कुछ रणनीतियों की बातें करते हैं, और धीरे धीरे इस चीज को अपने मन में, आपने एक वर्ड सुना होगा, अक्सर लोग आजकल एक शब्द बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्या मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। ये साहब 2026 की परसेंटाइल है। आंकड़ों की बात करें, अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो देखिए साहब, हमारे पास में सारी शिफ्ट वाइज हमने परसेंटाइल लिखी और हमने 99 परसेंटाइल पे फोकस करा कि 99 परसेंटाइल कितने नंबर पे आ गए। तो जो उपलब्ध डेटा है वो बताता है कि साहब, आप अगर ध्यान से देख रहे हो, 167, 171, 158, 155, 158, 163, 162, ये सब आपको बता रहा है कि सर, अगर मैं कैसे भी करके अगर 165 नंबर ले आता हूं तो मैं 165 ले आता हूं तो मैं 99 परसेंटाइल वाले क्लब में घुस जाऊंगा। ठीक है साहब। अब इससे पहले कि आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले एक एक करके, भाई एकदम से तो कुछ इंजेक्शन तो डाला नहीं जा सकता। तो इससे पहले कि आप इसमें जाएं, पहले मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के। एकदम नीचे इस तरह से सोचना चालू करते हैं। लोग अक्सर बात करना चाहते हैं, सर जीरो पे कितने आएंगे, क्योंकि सच्चाइयां तो नीचे है ना। तो अगर भाई तो किसी भी बच्चे ने ये सोचा कि सर जी, मेरे अगर 0 नंबर आते हैं तो क्या मैं फेल में होऊंगा, नेगेटिव होगा, तो हो सकता है कई शायद परसेंटेज, आपके ऐसे कई लोगों को परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच का फर्क नहीं पता है, और कई पेरेंट्स लोगों को भी नहीं पता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साहब, ऐसा है कि देखिए साहब, जब भी आपका बच्चा, या अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आप 0 नंबर भी लेकर के आते हैं, तो जेईई मेंस का सिस्टम ऐसा है कि आप टॉप 20 परसेंटाइल, 20 से 40 परसेंटाइल में कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर आपके 20 नंबर आ जाते हैं तो आपके यही मार्क्स 20 होने पर आपकी परसेंटाइल जो है वो 30 से 40 के बीच में कहीं पे भी जाकर ठहर जाएगी। 20 नंबर लाना होता क्या है? एक तरह से अगर गौर से देखा जाए तो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन सही करने हैं, मैथ्स और फिजिक्स में 1-1 क्वेश्चन सही करना है, केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन सही करिए। क्या सर सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के दम पे भी निकाली जाती है? क्यों नहीं निकाली जाती? यहाँ पे कोई कट ऑफ का सिस्टम ही नहीं है। मतलब कट ऑफ का सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब ये कि अगर आप आईआईटी एडवांस की बात करते हैं तो आपको तीनों में कोई न्यूनतम अर्हता पार करनी पड़ती है। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप 50 नंबर ले आते हैं तो आप 65 परसेंटाइल में होते हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी, ये सबसे ज्यादा डांस क्लब है। ये जो अभी 0 से लेकर के 50 का क्लब है ना, ये सबसे ज्यादा डांस क्लब है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे हैंग होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर सर मैं थोड़ी और मेहनत कर लूं, 80 तक ले आऊं, तो क्या होगा मेरा? भाई तुम 80 से लेकर 86 परसेंटाइल में कहीं पे भी रुक जाओगे। सर इस बार वाला गैप कुछ कम नहीं बढ़ा। हाँ, और ऊपर जाने पर तो ये और संकरा हो जाएगा। अगर भाई दबे आपके 100 नंबर आ जाते हैं तो आप 90 से 92 परसेंटाइल के बीच में कहीं रहते हैं। लेकिन अगर सर मेरे 120 आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 93 से 94 परसेंटाइल में कहीं पे भी लैंड कर जाएंगे।
इसका मतलब ये कि एक सब्जेक्ट भी अगर आपका सुपर स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग, आई सेड इट 3 टाइम्स, सुपर स्ट्रांग है, तो आप कहीं नहीं गए। आप आराम से इस क्लब में कहीं पे भी एक जगह पे यहां तक की परसेंटाइल तो एक अकेले के दम पे निकाल के ले आएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये गेम उतना ज्यादा चैलेंजिंग, उतना ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लग रहा। और मेरा ज्यादा ख्याल है जैसे जैसे आप इसको सुनते आएंगे आपको भी लगेगा कि हाँ सर इतना चैलेंजिंग तो नहीं है। लेकिन सर हमारी बातचीत तो चल रही है 220 प्लस मार्क्स को लेकर के। हाँ, तो 220 प्लस के लिए अगर आपको मैं बताऊं, अगर किसी भी बच्चे के 220 नंबर भी आ जाते हैं ना, तो आपकी परसेंटाइल में सिर्फ 0.5 का ही इजाफा होगा। क्या? हाँ, इसका मतलब ये कि ऊपर का ये जो लेयर है इतना रेयर है, इतना रेयर है कि वहां पे बहुत कम बच्चे मिलते हैं। तो सिर्फ 0.5 में आपको कितने 50 नंबर तक आप करना पड़ जाएगा। तो 50 नंबर तक आपको ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन ये सारे नंबर साहब बहुत मेहनत से आएंगे। और कैसे आएंगे, चलिए साहब एक एक करके इसकी रणनीति पे चर्चा करना चालू करते हैं। अब देखो, इससे पहले कि रणनीति पे चर्चा करते हैं, क्योंकि आप मेरे को जो सुनने वाले हैं वो स्टूडेंट ड्रॉपर भी हो सकते हैं और 12th वाले भी हो सकते हैं। 11th के बच्चे का तो अभी रोल नहीं है ना। तो अगर देखा जाए तो ये जो भी आप मेरे को सुन रहे हैं, मैंने कहा ना ये सब आपके विश्वास में है। सृष्टि को बदलना है तो दृष्टि को बदलना पड़ेगा। तो दृष्टि बदलने के साथ साथ दिमाग में होना भी तो चाहिए हर तरह की चीजों के लेकर के कुछ रणनीतियां हैं साहब। अगर आप उन रणनीतियों से चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा युद्ध के लिए होते हैं चक्रव्यूह, याद है ना। युद्ध में अगर किसी को भी खत्म करना होता है तो बनाने पड़ते हैं चक्रव्यूह। वैसा ही एक चक्रव्यूह इस समय पर 220 नाम के राक्षस को मारने के लिए बनाना पड़ेगा। अब ये क्या है, कैसा है, कैसा चक्रव्यूह रचना पड़ेगा, जरा एक एक करके उसकी रणनीति के ऊपर चर्चा करते हैं साहब। रणनीति की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में भी बता देता हूं। देखो साहब, ऐसा है कि अगर पूरे पेपर का एनालिसिस करा जाए तो फिजिक्स में जो लास्ट ईयर का एनालिसिस है वो ये कि आसान क्वेश्चन लगभग आधे पेपर में थे। मतलब अगर 25 क्वेश्चन का एक पेपर था फिजिक्स का, तो उसमें से आप मान के चल सकते हो कि 10 से लेकर के और 13 क्वेश्चन तक हमने आसान क्रम में रखवाए। माने कहने का मतलब टीचर लोगों ने जब उसे सॉल्व करा और स्टूडेंट लोगों के साथ जब उसका फीडबैक आया तो माना गया कि भाई आधे क्वेश्चन तो सर डुएबल थे। इसी तरह से अगर यहां की बात करी जाए, केमिस्ट्री में भी आधे क्वेश्चन डुएबल थे सर। मैथ्स में थोड़ा सा कम रह जाता है, मतलब 1/3 क्वेश्चन थे एक तरह से जो किए जा सकते। अब 1/3 का मतलब 8 क्वेश्चन के करीब। 8 क्वेश्चन आप अपनी पसंद से चुन सकते थे जो आपसे करे जा सकते थे। और आपको पता है ये जो मैंने आपको लिए बोला ना इजी वाले क्वेश्चंस, तो आप जरा थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि 50% होता है, तकरीबन अपन 12 यहां से पकड़ लेते हैं, 12 क्वेश्चन अपन यहां से पकड़ लेते हैं और यहां के हम 8 पकड़ लेते हैं। तो आपको पता होगा ये 24 और 8 32 क्वेश्चन होते हैं। मल्टीप्लाइड बाई 4 करने पे भी आप 120 पे लैंड कर जाएंगे। माने आप एक तरह से जे एडवांस का क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएंगे अगर आप सिर्फ इजी 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 पकड़ लें तब भी। अगर आपने इसमें मीडियम वाले क्वेश्चन भी जोड़ डाले तो आप अपनी तरफ से बस अपनी रणनीति इस तरह से बनाइएगा कि आप एक बार भले थोड़ी सी देर के लिए टफ वाले से भी अगर आपने नजर हटा ली, क्योंकि टफ है तकरीबन 12 से 16%। 12 से 16% क्या है सर? 12 से 16% का मतलब हो गया कि एक तरह से ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही मुश्किल थे, जो बहुत मुश्किल से होते हैं। अगर भाई देखो इसकी बात करी जाए तो यहां पे भी मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन पकड़ लेता हूं। यहां पे सर थोड़े ज्यादा ले लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये तकरीबन हम लोग मान के चलते हैं 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो सुपर टफ थे, ठीक है ना। तो अब की बार हम उल्टा सोचते हैं। अगर भाई आप इससे समझ रहे हैं तो ये 3 और 7 और 3 10 और 3 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नहीं करे जा सकते थे, मुश्किल थे सर। अगर 13 क्वेश्चन को अगर आप मुश्किल क्वेश्चन मानते हैं तो 13 क्वेश्चन के हिसाब से जरा मार्क्स तो कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब यह कि 75 में से अगर किसी बच्चे ने 13 क्वेश्चन हटा भी दिए, क्या बोला मैंने, 75 में से अगर किसी बच्चे ने 13 क्वेश्चन हटा भी दिए तो भी उसके पास में 62 क्वेश्चंस अभी भी पड़े। थोड़ा गिरा करके अगर आप 60 भी कर लेते हैं, मतलब ये कि 60 क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे ने मेहनत कर करके 60 क्वेश्चंस के लायक अपने आप को कैटेगराइज भी कर लिया तो भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करते ही आप 220 प्लस वाले टारगेट में आ सकते हैं। अब ये चीज आप में से कई लोगों को अपनी आंखों से दिखने लग गई होगी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये किया जा सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखें कि हमें पेपर देना है। पेपर याद रखना, आपके हिसाब से इस समय पर हमारे पास में कितने सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अक्सर लोग पहली गलती ये करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ पीसीएम है, लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे पास पीसीएम नहीं है। हमारे पास में पेपर को देना भी एक खुद अपने आप में पेपर है। माने ये
कि पेपर सॉल्विंग अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट है साहब। आप पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, क्या आपने वाकई में जो दिमाग में तय किया था आप उसे वहां जाकर के जमीन पर उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बाय द वे वहां जाकर के जो सोच के गए थे कि मैं तो ऐसे पेपर दूंगा वैसे पेपर दूंगा, और आप वहां जाकर के खुद ही भूल गए और बाहर आकर के रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये तो खत्म हो गया। आप कभी भी किसी भी टॉपर से सुनेंगे ना, जैसे इस बार जो कबीर चिल्लर है उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये बात 2-3 बार बोली है कि हम अक्सर एक चीज जिस पे गलती करते हैं ना वो ये वाला ये क्राइटेरिया कि सर हम इसे सब्जेक्ट नहीं मानते, जबकि सारे अच्छे टीचर्स अपनी तरफ से बोलते हैं 4 सब्जेक्ट है बेटा, पीसीएम 1 सब्जेक्ट है, पेपर कैसे देना है ये चौथा सब्जेक्ट है। पेपर कैसे देना है इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन अगर आप वहां जाकर के अगर आप यही नहीं समझ पाए कि मुझे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना भी है, मुझे कुछ क्वेश्चंस के साथ में इमोशनल नहीं होना है, मुझे कुछ क्वेश्चंस को देखते ही दूर हो जाना है, अगर आप वहां जाकर के भूल गए तो फिर खत्म हो गया गेम। इसीलिए आप हमेशा याद रखना, पेपर सॉल्विंग इटसेल्फ सब्जेक्ट, ये अपने आप में खुद भी एक आर्ट है। तो फिलहाल आप में से सभी लोगों को ये तो दिखने लग गया कि 220 का टारगेट तो पॉसिबल है, अगर मैं सिर्फ इजी और मीडियम इजी मीडियम इजी मीडियम वाले ब्रैकेट में खेल करके निकल जाऊं तो मैं कर सकता हूं। इसका मतलब ये कि ये एक तरह का वीडियो गेम जैसा है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि हाँ सर पॉसिबल तो है, अभी कैसे पॉसिबल है उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन उसमें भी हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे पहले इस पे बात करने वाले हैं कि हम ये चीज क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे। तो मेरी तरफ से मेरे अनुभव में मैं आपको इसका जवाब देता हूं, हाँ आपको इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट तो एक तरह से यूं समझो कि हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए होगा। गलती करने तक के लिए हमारे पास में सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में किसी भी तरह की गलती करने के चांसेस ही खत्म हो गए। उसमें गलती करने का मतलब आप सीधे गेम से बाहर हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप में से कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा वो जाते समय पे ये कमेंट करके बता देगा, जिसने पिछले साल में पेपर दिया होगा वो जाते समय पे आपको देख के बता देगा कि सेकंड अटेम्प्ट जो होता है उसमें आप पे बहुत भारी प्रेशर होता है, और प्रेशर में आपका गेम डिस्टार्ट होना तय है। प्रेशर में आप अपने प्लान्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। एक्टिवेशन ऑफ द प्लान इज ओनली पॉसिबल जब आप बिल्कुल इजी माइंड में खेल रहे हो। इसीलिए अगर आप अपने आप से बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अभी से फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी मान करके चलो। आप ये मानो ही मत कि इसका पेपर मार्च में या अप्रैल में होने वाला है। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जेई मेंस को जनवरी में ही सल्टा के रख देना है, बस। अगर आपके दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया ना कि मेरे को जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही इस पेपर को खत्म कर देना है, तो मतलब आप मान के चलिए कि आप अपनी तरफ से आधी लड़ाई आंकड़ों के साथ में तय करने में सक्षम है। अब आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर चुके हैं लगभग। अब मेंटली तैयारी करने के बाद में और आगे चलते हैं, सब रणनीति की बात करते हैं। अब अगर भाई जनवरी की बात कर चुके हैं तो पता है तकरीबन सर 180 दिन है हमारे पास। अगर हमारे पास 180 दिन है तो मेरे सामने इस वाली बात को सुनने के लिए 2 तरह के दर्शक वर्ग होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो 12th में होंगे और एक वो बच्चे होंगे जो ड्रॉपर में होंगे, है ना। इसको लेकर के मैंने अपनी तरफ से इसकी 3 कैटेगरी सोची है। कैसे सोची है? पहले सोचिए टाइमलाइन। सबसे पहले मैंने सोचा है टाइमलाइन के बारे में। अगर मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूं कि टाइमलाइन क्या चीज है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वाकई में अपने जनवरी के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो जनवरी के अटेम्प्ट को टारगेट करने का मतलब यह है कि नॉर्मली 26 जनवरी के आसपास तक पेपर होना चालू हो जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पूरी कहानी 15 जनवरी तक की है, तो सबसे पहली चीज हमने पूरी कहानी को 15 जनवरी तक सल्टा लिया। अब 15 जनवरी के भी 2 हिस्से कर दो। कौन कौन से 2 हिस्से कर दो? 15 दिसंबर तक का पहला हिस्सा, 15 दिसंबर से बाद का लेकर के दूसरा हिस्सा। हालांकि ये समय बहुत छोटा है और इस पूरी कहानी को बहुत ढंग से रचना पड़ेगा। अगर जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़। ठीक है, इस 15 जनवरी के भी 2 हिस्से करें। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इस पूरी 15 जनवरी तक जाने में 15 दिसंबर आपका पहला पड़ाव होगा और 15 जनवरी उसका लास्ट पड़ाव होगा। लेकिन आपने ध्यान से सुना, मैंने कहा 15 दिसंबर इसका पहला पड़ाव होगा और 15 जनवरी इसका लास्ट पड़ाव होगा। इसका मतलब यह नहीं बोला मैंने कि सेकंड पड़ाव इसका 15 जनवरी है। पहला पड़ाव इसका पहला, जहां पे पहला मौका है, जहां इस पे गाड़ी रुकनी चाहिए, वह है 15 दिसंबर। हम सबको मन से तय करना पड़ेगा कि 15 दिसंबर हमारे लिए। अब लेकिन इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट 12th के भी हैं और ड्रॉपर भी हैं। अब 12th वालों के लिए अलग रणनीति चलेगी, ड्रॉपर के लिए अलग रणनीति चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स कंप्लीशन को लेकर के। कोर्स कंप्लीशन की अगर बात करी जाए तो 12th वालों के लिए क्या हिसाब किताब होना चाहिए? देखिए साहब, 12th वालों को थोड़ा और अर्ली चीजों को सेटल करना पड़ेगा। हम इस समय पर 12th वालों के लिए किस जगह पे खड़े हैं? हम इस जगह पर 12th वालों के लिए खड़े हैं
तकरीबन 15 जुलाई पर। आज के दिन पे हम मान लेते हैं कि 15 जुलाई पे आप मेरे को सुन रहे हैं। अगर आप 15 जुलाई पे सुन रहे हैं तो एनी हाउ अपनी पूरी कहानी को लॉक करने का दम रखिएगा 15 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि आपको एक नहीं दो लड़ाइयां लड़नी है। और कौन कौन सी दो लड़ाइयां लड़नी है आपको पता ही है। आपको पहली लड़ाई इस बात की लड़नी है कि आप जेईई मेंस से बाहर ना हो, माने जेईई मेंस में बने रहो, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद में आपका प्रेशर जो है वो शिफ्ट होकर के किस पे शिफ्ट हो जाएगा? बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह कि आपको औरों से ज्यादा बेहतर काम करके रख लेना पड़ेगा। 12th वालों के लिए ज्यादा टीडियस टास्क है। तो इसका मतलब यह कि उन्हें 15 अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करने की लड़ाई लड़नी चाहिए कि आपका जो भी कोर्स है वो तकरीबन 80 to 90% कोर्स कंप्लीट हो जाए, 10% पीछे चलता रहे, कोई तकलीफ नहीं। और 15 दिसंबर से लेकर के 15 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यह आपके लिए ज्यादा बड़ा है, क्योंकि याद रखना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवाइज नहीं करा ना तो यह प्रेशर, अगर अभी आप हमेशा इस तरह के डोल्ड्रम में रहेंगे कि मैं कभी आपके दिमाग में आएगा कि मैं बोर्ड को पूरी तरह से देख लेता हूं, और कभी आपके दिमाग में आएगा मैं जेईई मेंस क्यों छोड़ देता हूं। दोनों बातें चलती रहेंगी। लेकिन अगर बाय द वे आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी चीजों को बिठा लिया, जैसा मैं बोल रहा हूं 15 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक अगर आपने चीजों को रिवाइज करना सच में चालू कर दिया, तो आप इसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से खेल जाए। आपका बोर्ड भी अच्छा जाने वाला है और आपका जेईई मेंस भी अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके साथ में आ जाते हैं ड्रॉपर बच्चे के लिए। सर मेरा क्या करना है? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क पे भी दिमाग लगाना है, और यह काम 12th वालों को भी देखना है। 12th वालों के लिए ये जो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर की जो डेट है, इसमें एक और चीज भी है जो मैंने नहीं बोली, लेकिन वो ड्रॉपर वालों के लिए पहले दिन से चालू है। और वो क्या है? ड्रॉपर वालों के लिए 11th और 12th दोनों एक साथ में है। 12th वालों के लिए ये वो टाइम आएगा जब उन्हें 11th को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, 15 अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ड्रॉपर बच्चे के लिए कोई बीच की हॉल्ट ही नहीं है। हर दिन एक हॉल्ट है, हर हफ्ता एक हॉल्ट है, उसे लगातार चलते जाना है। और ये कहानी उसे 11th के अंदर रिवाइज भी करनी है, 12th भी रिवाइज करनी है, चीजों को भी बनाना है, शीट को भी पूरा करना है, और अपने कोर्स को एक तरह से यूं मान के चलो कि अगर मैं इनके लिए बोलूं तो मेरे हिसाब से उन्हें 15 नवंबर तक एनी हाउ अपनी पूरी कहानी का 85% कंप्लीट कर लेना चाहिए। 15% ही इंस्टीट्यूट के दायरे में छोड़ना चाहिए। मैं वापस मेरी बात बोलता हूं, 15% ही इंस्टीट्यूट के दायरे में, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले एक मैनरिज्म में चलते हैं। चाहे आप हमारे से सुन रहे हैं, चाहे किसी से भी सुन रहे हैं, हर किसी का आप पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो आखिरी के 2 महीने, आखिरी के 1.5 महीने में बहुत कंप्रेस वे में कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। उस समय पर आपको हेफाजत नहीं होना है। इसके लिए कुछ प्रयास आपको आज से ही अपने लिए करके रख करने पड़ेंगे। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटू मोटू चैप्टर्स हैं, जिनके वन शॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं। आप काफी सारे चैप्टर्स को 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर के बीच में कंप्लीट करके रख लेना, और आप मान के चलना कि आपको 85% का टारगेट खुद पूरा करना है, क्योंकि ये 220 नंबर के मजे आप ही लेने वाले हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद लगोगे, क्योंकि 11th इसे वापस से देखनी है, जबकि ड्रॉपर बच्चा 11th भी देखता आ रहा है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का हो रहा हूं। नहीं भाई, समझो इस समय पर दोनों बराबर चल रहे हैं। 15 अगस्त तक चाहे आप 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 13th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका कोर्स तकरीबन 40% to 50% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो ये आप 40% तक भी चलाओगे तो भी चलेगा। 15 अक्टूबर तक यही आपका कोर्स जो है खिंच करके 65% ड्रॉपर के लिए, और तकरीबन 15 अक्टूबर तक 90% 12th वालों के लिए 12th का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर हमारा ऐसा भला क्यों कर दिया सर 12th वालों ने? अरे तुमको 15 अक्टूबर से लेकर के आगे के टाइम के लिए 1 महीने तक 11th भी तो रिगड़नी है मेरे दोस्त। 11th को कब कंप्लीट करोगे? तुम सोच रहे हो अभी से 11th करके रख लोगे? बहुत मुश्किल है। रणनीति बिल्कुल परफेक्ट बनानी पड़ेगी आपको। और रही बात 15 नवंबर तक ये 11th मिला करके आ चुके होंगे। इसके बाद में 13th वाले स्टूडेंट जो हैं वो 85% तक अपना कोर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। अब रही बात रिवीजन टाइम 1 की, बात करते हैं। ये रिवीजन टाइम 1 क्या है? 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का टाइम, ठीक है ना?
इस दौरान मैं 12th के बच्चे को अपना सारा कोर्स कम से कम 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक एटलीस्ट 1 टाइम रिवाइज कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 टाइम, हाँ 1 टाइम। आप इसे 2 बार भी कर सकते हो तो कर लेना। और ड्रॉपर को 1 टाइम। अरे सर फिर फर्क ही क्या है? कोई बात, कोई फर्क नहीं है। तो 15 जनवरी से लेकर के और 26 जनवरी तक का पेपर होगा तो हम खाली थोड़ी ना बैठेंगे। हाँ यही है, इसी का नाम है रिवीजन टाइम 2। और ये वो जगह होती है जब सारे के सारी टेस्ट सीरीज जो होती है वो अपने मेजर टेस्ट कंडक्ट करा रही होती है, और ये वो बेस्ट टाइम है आपके लिए। कैसे? ये टाइम तक आते आते अगर किसी भी 12th वाले स्टूडेंट ने इसको सेकेंड टाइम तक कर दिया और 13th वाले स्टूडेंट ने इसे 4 बार कर लिया, तो मतलब आप समझ लो सिलेक्शन पक्का है। तो सर 12th वालों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो सर? 12th वालों के लिए बहुत गजब की चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए आप इस समय तक एक बीमारी से जूझ रहे होगे, और उसका नाम है प्रैक्टिकल। आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल इस समय पे चालू हो जाएंगे, आपके पास में समय नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको जानबूझ करके किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बोझ नहीं देना चाहता, ठीक है ना? अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर फिर तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अब यही तो सबसे गजब की चीज है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस बार का टॉपर आईआईटी एडवांस के 2 टॉपर के नाम बताइए। उम्मीद है कि आप कमेंट में लिख देंगे जो भी है, एसके और केसी, है ना? नाम आप लिख देना। दोनों ड्रॉपर थे या 12th वाले थे? आप बताओ, ड्रॉपर थे या 12th वाले थे? आपके दिमाग में आ चुका होगा, है ना? तो इसका मतलब यह कि 12th में ऐसा क्या होता है कि ड्रॉपर बच्चे हमेशा उन्हीं के होते हैं। मैंने ये नहीं, जो टॉपर बच्चे, सॉरी, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो हमेशा उनके होते हैं। उनके पास होती है उनकी फ्रेशनेस। फ्रेशनेस नंबर 1। दूसरी चीज, उनके पास में एक और बहुत बड़ा आर्ट होता है, उनके पास होता है चांस। कौन सा चांस? अगला, अगला चांस जो वो ले सकते हैं, ठीक है ना? तो उनके पास एक अगला चांस भी होता है। लेकिन ड्रॉपर बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। ड्रॉपर बच्चे को मैं ज्यादा मेहनत करने को क्यों कहता हूं? क्योंकि ड्रॉपर बच्चे के साथ में एक बहुत बड़ी दुविधा क्या होती है, वो होता है उसका आत्म संतुलन। वो बार बार बहुत जल्दी खोता रहता है। ड्रॉपर बच्चा जो होता है ना, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर का मापदंड इतना ज्यादा है कि आप में से कईयों को नहीं पता होगा कि जब आप एरोप्लेन लेकर के तेजी से ऊपर जाते हैं ना, तो जो आपका प्रेशर होता है उससे आपके चेहरे पे बुढ़ापा आ जाता है। आप चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जब 10G प्रेशर की तरफ जा रहा होता है ना, 10G प्रेशर, तो लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं। जवान लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं, आपको पता होगा, और नहीं पता तो जरूर देखिएगा इसको, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि प्रेशर एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छा आदमी का हुलिया बदल देती है। तो आप यहां पे समझ के चलना कि ये 13 का बच्चा ऑलरेडी प्रेशर में, मेरे भाई। आप बहुत फ्रेश हो, आपका 2 बारी में भी आप उतना ही बढ़िया रिजल्ट दे दोगे जितना बढ़िया वो बेचारा 4th राउंड में दे पाएगा। इसलिए उसको थोड़ी मेहनत करने के लिए ज्यादा दी है। इसमें आप यूं समझिए कि बड़े भाई और छोटे भाई वाला ही अंदाज है। आप समझ के चल रहे हैं ना? तो ये है हमारी अभी तक की पहली रणनीति, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि टाइम शेड्यूल को कैसे करना है। इस रणनीति का दूसरा भाग भी है, और वो ये कि चैप्टर वाइज कैसे करना है। फिजिक्स के चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में किस चैप्टर को कैसे वेटेज के साथ में लिया जाए, इसके कितने क्वेश्चंस करे जाए, किसके कितने पार्ट को पकड़ा जाए, इस पर मैं रणनीति 2 बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। पहले आप यहां तक की रणनीति को लेकर के पेपर और पेन पे और आपके कमेंट्स के साथ आपके क्वेश्चंस पे तैयार रहना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, उतना ज्यादा मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊंगा। और मैं भी तैयार हूं, उम्मीद है आप भी तैयार रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में रिवीजन के आगे की रणनीति के लिए, भाग द्वितीय।